हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में पहली बार है उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको जो है ऑन कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे। तो हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है। इसके अलावा आपका और कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपका हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा के शिक्षा का। इसका भी जो लिंक है आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे हमें क्या करेंगे, ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य है, गुप्त है, कुषाण है या कण्व है? तो प्राचीनतम राजवंश की बात की जाएगी तो यहाँ पे मौर्य, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश आपका यहाँ पे मौर्य राजवंश है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए। चावल निर्यात के मामले में, ठीक है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर है। ठीक है। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, तीसरा नंबर बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है। बेहू का असम सही सुमेलित है। ओणम का आंध्र प्रदेश दिएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। ओणम का आंध्र प्रदेश नहीं होता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल का तमिलनाडु है और वैशाखी का पंजाब है। ठीक है। क्लियर है को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथा नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? बताइए। सुगौली की जो संधि हुई थी 1816 ईस्वी में किसके बीच या किनके बीच जो है संपन्न हुई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है। सुगौली की संधि जो हुई थी 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुई थी, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका पांचवा नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा? बताइए। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व इसमें से कौन सा होगा? खनिज संपदा, मृदा संरचना, जलवायु या प्राकृतिक वनस्पति? बताइए। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व यहाँ पे कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है पांचवे पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका। छठा नंबर क्या देगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ पे? बताइए। कोलकाता में, रामेश्वर में, चेन्नई में या कोची में? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रामेश्वरम में, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका रामेश्वर में स्थित है। ठीक। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर प्रश्न। ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर आपका क्या होगा। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? बताइए। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में जो है मनोनीत कर सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे साथियों दो लोगों को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के दो व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। ठीक है। क्लियर सभी को ये बात याद रखिएगा। अगला आपका देखेंगे आठवां नंबर प्रश्न। ठीक है।
ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का। जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले तीर्थंकर कौन थे बताइए। मतानुसार उनके अंतिम से पहले यानी कि 24वें आपके महावीर स्वामी थे। इसके पहले यानी कि 23वें कौन थे, तो 23वें आपके थे पार्श्वनाथ, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से पहले यानी कि महावीर से पहले आपके पार्श्वनाथ जो है तीर्थंकर थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 8वें पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर से को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर क्या देगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी बताइए। इसका राइट आंसर का कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली इसमें से कौन सी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर आपको साथियों सांख्य दर्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली आपकी यहाँ पे सांख्य दर्शन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका 10वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। सहित निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है बताइए। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों सिंगापुर में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर है। सिंगापुर में तमिल जो आपकी एक प्रमुख भाषा है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। सिंगापुर में भी आपकी जो है क्या, तो तमिल एक भाषा के रूप में जो है पे बोली जाती है और प्रमुख भाषा भी है वहां की। ठीक है, 11 नंबर क्या देगा। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय जो है किसको जाता है बताइए। परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को या राष्ट्रकूटों को। कैलाश स्थित सॉरी एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण, ठीक है, इसका श्रेय जो है किसको जाता है, तो आपका राइट आंसर पड़ेगा राष्ट्रकूटों को, जो आपका दिया गया डी ऑफ विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का जो श्रेय है राष्ट्रकूटों को जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। शर्तों का भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा बताइए। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है स्थिति सुधारने में सहायक होगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो साथियों अवमूल्यन, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में, ठीक है, अवमूल्यन जो है कदम होता है जो कि स्थिति सुधारने में सहायक होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपका भुगतान संतुलन इसकी स्थिति अगर सुधारनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अवमूल्यन करना पड़ेगा, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को जो है विरोध किया था बताइए। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों 385 किलोमीटर की दूरी को तय करके। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 385 किलोमीटर की यात्रा तय करके दांडी यात्रा में गांधी जी ने जो है नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, उसका देखिए क्या पूछा गया। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताइए। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जहांगीर की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जो है जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सर गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा, तो बताइए गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो इसका राइट आंसर आप सकते हो रॉलेट एक्ट को, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने जो है आपका काला कानून कहा था। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का हो जाएगा। दिया गया आपका ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था बताइए। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था बताइए। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय आपका दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ठीक है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय आपके दादा भाई नौरोजी थे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 17 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। स्वतः ब्रिटिश संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीदी क्या कहलाती है बताइए। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और बॉन्डों की खरीदी आपकी क्या कहलाती है,
तो आपका राइट आंसर पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। जो आपका बिल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे 18 नंबर। बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल से, गेहूं से, कपास से या तिलहन से? तो बीटी बीज की अगर बात की जाएगी तो इसका संबंध जो आपका देखिए कपास से हो जाएगा। जो आपका सील विकल्प देगा आपका सही होता है। ठीक है, बीज का एक प्रकार है, कपास के बीज का एक प्रकार है बीटी बीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 19 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भी ये नाम है जो आपका ये सीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय जो आपका वियना में स्थित है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 20 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताइए, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो देखिए कपास है, सन है, जूट है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। रेशा फसलें आपकी कपास, सन, जूट है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 21 पे। बताइएगा राइट आंसर का। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? बताइए, पवन वेग जो है निम्नलिखित में से किससे से संबंधित? पृथ्वी का चक्रण से, पृथ्वी के घूर्णन से, दबाव प्रवणता से या तापमान से? पवन वेग का जो संबंध है किससे है? तो पवन वेग का जो संबंध है आपका दबाव प्रवणता से है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही तो हो जाएगा। ठीक है, पवन वेग का संबंध आपका दबाव प्रवणता से है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखेंगे 22 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है किसके द्वारा? मैंने अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन अभी आपको आया था। ठीक है, जस्ट इसी क्लास में आपको मैंने बताया था। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो, प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। कितने सदस्यों को? तो यहाँ पे बोला है 2 सदस्यों को। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखिए 23 पे। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के लिए नागरिक क्या देगा? भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु जो है पूरी कर लेनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 23 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 24 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर का। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? किसने कहा था कि अच्छा नागरिक जो है आपका अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक आपका बुरा राज्य बनाता है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो आपका अरस्तु का है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका उत्तर देंगे 25 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर और अनुपस्थित रहेंगे कितने दिनों तक? बताइए, संसद का जो सदस्य है संसद में अपनी सदस्यता जो है गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों 60 दिनों तक। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 26 पे। बताने की कोशिश करेंगे। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है किसमें? बताइए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं आपके साथी यहाँ पे केंद्रीय सरकार में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 27 नंबर है। क्या दिया गया है? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए, बुद्ध को जो है प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध की अगर बात की जाएगी तो आपको प्राप्त हुआ तो साथियों बोध गया में। जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था आपका बोध गया में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखिए 28 बताने की कोशिश करेंगे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन? बताइए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई बने थे। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई बने थे। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 29 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बताइए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या नौकरशाही के पास? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों
प्रधानमंत्री के पास। जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बाद संसद शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो आपकी प्रधानमंत्री के पास होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 30 पे, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है कितनी, बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु आपकी कितनी होती है, मतलब रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 65 वर्ष की। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु आपकी 65 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 31 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था, बताइए। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, इसको जो है किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था। तो आपका राइट आंसर पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 32 में, बताइएगा राइट आंसर का। किस सिख गुरु ने जो हर मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, बताइए। किस सिख गुरु ने जो आपका हर मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। तो 32 पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने जो है हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की यहाँ पे स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बताइएगा 33 नंबर क्या देगा। सहारा प्रदेश में धूल दानव को किसको कहते हैं, बताइए। सहारा प्रदेश में धूल दानव है क्या, बताइए। तो धूल दानव जो आपका होता है सहारा प्रदेश में आपका होता है प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी को कहते हैं। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, सहारा प्रदेश में धूल दानव कहा जाता है प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी को। अगला प्रश्न देखिए आपका 34 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या, बताइए। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या होता है। तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप जो आपका होता है संगमरमर होता है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप आपका संगमरमर होता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है, बताइए। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन जो है किस देश में होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर चाहते हो ब्राजील में। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन जो आपका ब्राजील के देश में होता है। ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि अब जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक कर देंगे चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे। आपको क्लास जो है साथियों कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद साथियों।